and we'll be starting the event by inauguration. And for this, we would be inviting everybody to light the candle. Please come. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय. Thank you so much, everyone. So once again, a very warm-hearted good morning to everyone. Good afternoon to everyone. I welcome all the dignitaries, those who have come here a long way. And it's going to be a very important life-saving session, rather, I would say. Soon, Director Sir would also be joining us, but he got stuck in one of the important meetings, and he'll be joining us soon, before the training gets over. But without wasting time, because everybody has got a very busy schedule, and I would like to welcome Dr. Alok Chandra Sir. Please give a round of applause, everyone. And all the distinguished members present here in the team. As you all know, or after Corona, we have seen it, and we have been watching several kind of incidents, rather accidents, wherein we have seen people all of a sudden fell down and were not able to survive. At the same time, we have also been witnessing some of the stories wherein this kind of thing happened and somebody gave CPR and the person was able to survive again. So I would say this is a life-saving technique and everybody must be aware of. जैसा कि हम लोग बोलते थे ना, द फर्स्ट एड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ वेरी क्रूशियल. तो CPR बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड आई बिलीव एवरीबडी मस्ट नो दैट हाउ एग्जैक्टली इट फंक्शंस, किस तरह से ये चीज़ें काम कर सकती है. एंड आई वुड नॉट ओनली रिक्वेस्ट एवरीबडी टू लर्न द टेक्निक्स बिकॉज वी हैव गॉट एक्सपर्ट्स ऑल्सो, एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू द टीम मेंबर्स ऑल्सो accompanying them. Thank you. और आफ्टर नोइंग दिस आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप घर वाले लोगों को भी कम से कम इसका बेसिक्स बताएं, क्योंकि ये जितना लोग जानेंगे आपके लिए ठीक है. आप तो दूसरे को सेव कर पाएंगे, लेकिन भगवान न करे कभी आप ट्रबल में हो तो रेस्ट ऑफ द पीपल वुड बी एबल टू हेल्प यू आउट. सो दिस काइंड ऑफ नॉलेज मस्ट बी अटेन. Thank you, Dr. Neeraj sir, first of all, and thanks everyone whoever sitting here as a wonderful audience, because हम जो वर्कशॉप आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं थ्रू द फिजियो आर्ट्स, ये वर्कशॉप सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल वर्कशॉप नहीं है. इसके पीछे का रीज़न हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि ये रीज़न क्या है, क्यों इस चीज़ की इतनी इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें हर किसी को ये आज के डेट में हर किसी को क्यों जागरूक करना. वाई वी वांट टू मेक अवेयर एवरीवन टू नो अबाउट द CPR. क्यों चाहिए, क्यों हमें BLS की रिक्वायरमेंट है आज के इस लाइक डे टू डे लाइफ में, क्यों इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी. बिकॉज आप अगर देखोगे तो आज के डेट में अगर बहुत सारे ऐसे आपको सेलिब्रिटीज़ मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे बहुत फेमस पर्सन मिलेंगे जो सडन कार्डियक अरेस्ट का जस्ट दे विल फॉल डाउन एंड दे आर आफ्टर द डॉक्टर रिकॉग्नाइज दे इट्स बिकम लाइक अस दे हैव द सडन कार्डियक अरेस्ट. मीन्स वो फॉल डाउन होते हैं और उनको कार्डियक अरेस्ट आता है. बट इफ़ यू सी इन द बैक, अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दे वेर वेरी हेल्दी. बहुत सारे उनको कोई डिजीज़ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, उनका डाइट सब कुछ अच्छा था. बट in spite of these all things also they are also becoming a victims of the like a sudden cardiac arrest. So इन चीज़ों से बचने के लिए, because अगर आप देखेंगे if you go to the survey, हमें ये पता चलता है सर्वे में कि 9 आउट ऑफ 100% जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट जिसको आप बोलते हैं, किसी को फॉल होकर के गिर जाना या फिर सडनली किसी चीज़ का एक ऐसा न्यूज़ मिल जाना जिसके कारण वो शॉक में चला जाता है, जिसके कारण भी हार्ट काम करना कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट्स के लिए रुक जाता है. तो इन सब चीज़ों का अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो उसको हैंडल कैसे करना चाहिए. और सबसे मेन चीज़ आप लोगों को ये सिखाने का पर्पस क्या है. बिकॉज एक सर्वे के अनुसार बताया जाता है कि 100% अगर कार्डियक अरेस्ट होते हैं सोसाइटीज़ में, तो उन 100% में 70% जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं वो होम में होते हैं, घर में होते हैं, जहाँ पे सडन कोई मेडिकल टीम्स या डॉक्टर्स या नर्सेज नहीं पहुँच सकते हैं.
20% के केसेस में वो पब्लिक प्लेसेस में होते हैं, जैसे कि पार्क हो गया या फिर किसी फैमिली फंक्शन गैदरिंग में आप जा रहे हैं वहाँ होते हैं. Means like it is the least about 10% only it is happening inside the hospital or wherever the medical facility is available. यानी कि 10% से भी कम चांसेस ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें इंसिडेंट्स हैपन होती है, जहाँ पे उनको ईजिली वो फैसिलिटी मिल सकती है और इट कैन बी सेव द पर्सन. बट आउट ऑफ 100 मोर देन 80% केसेज में इट इज़ हैपनिंग ऑन द प्लेसेज वेयर द मेडिकल टीम कैन नॉट बी रीच एंड द सेम टाइम द people who is surrounding their responsibility to make them somehow to make them survive. Because suppose if somebody is having a sudden cardiac arrest or 3 to 5 minutes, within 3 to 5 minutes if you will do the CPR, I'll come back to the CPR, what is CPR and all things. If you give the CPR within the 5 minutes, it is a chances of 90% to save that person. So it is very, very important. Nowadays after the COVID, so what happened after COVID, people's immunity is become very less because of the COVID virus. So whoever they having a good immunity also, they can be arrested as a sudden cardiac arrest. तो वो उनको भी हो सकता है. सपोज कोई सेलिब्रिटी आप देखते हो जिम, आजकल तो वीडियो आप वायरल वीडियोस में देख सकते हैं, कोई पर्सन जिम कर रहे हैं सडन और सडनली वो फॉल डाउन हो जाते हैं. कोई फैमिली गैदरिंग या फंक्शन होता है उसमें डांस कर रहे हैं, सडनली वो फॉल डाउन हो जाते हैं. क्यों? बिकॉज उनको वो उसका रीज़न बिसाइड में क्या है, ओनली द सडन कार्डियक अरेस्ट उनका रीजन. तो उस केसेस में आपको क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि उस सिचुएशन में हम कैसे उसको रिट्रीव कर सके, कैसे उनको वापस से उस कार्डियक अरेस्ट से वापस से उनको नॉर्मल लेके आ सके. तो कार्डियक अरेस्ट इसमें हम जो हमारा जो प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं CPR. एनीबडी नोज अबाउट द CPR? कोई जानते हैं CPR क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPR? टेल मी एनीवन. यस, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन. तो इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग? कार्डियक का मतलब हार्ट, पल्मोनरी का मतलब लंग्स सिस्टम है. ओके, रिससिटेशन का मतलब वापस से बैक करना उसको. यानी कि कोई पर्सन अगर सडन फॉलन डाउन हो चुका है और उसके कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए अगर उसका हार्ट काम नहीं कर रहा है, यानी पंप नहीं कर रहा है, उसका लंग्स वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो उसको उस विदिन 3 to 5 मिनट्स के अंदर आपको उसको CPR देके उसको वापस से नॉर्मल फेज में लाना है. यानी उसके हार्ट को पंपिंग करना है, उसके लंग्स को काम करने के लिए वापस से स्टेबल करना है और फिर वो नॉर्मल पर्सन की तरह वो एज ए सर्वाइव करता है. तो ये CPR का मेन फंक्शन क्या होता है, कार्डियक और लंग्स यानी हार्ट और लंग्स को वापस से रिट्रीव करना, वापस से नॉर्मल बैक में लाना. तो ये जो सामने आपके जो डमी पड़ी हुई है आप देख सकते हो, उसमें से 2 डमी हैं. वो क्या है, 2 डमी हैं एडल्ट्स के लिए हैं और 2 डमी किसके हैं, चाइल्ड्स के लिए. CPR के प्रोसेस में चाइल्ड्स या एडल्ट्स में बहुत सारे चेंजेस नहीं होते हैं, बहुत नॉमिनल 1 और 2 चेंजेस ऐसे होते हैं CPR में, जिसमें जो एडल्ट्स में कुछ और तरीके से दिए जाते हैं और चाइल्ड्स में या इन्फेंट्स आप इसको बोल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा उसके मोड ऑफ कंप्रेशन है, जो चेस्ट को कंप्रेस किया जाता है उसका डिफरेंस है. तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट चीज़ समझा दूंगा, देन वी विल गो इनटू द डेमो पर्पस. सो जब मैं डेमो आप लोगों को दूंगा, देन यू विल ऑल विल हैव द कंप्लीट लाइक अ सिनेरियो. आपके मन में ये रहेगा कि हाँ मुझे ये क्यों देना है, मैं ये क्यों दे रहा हूँ, या मैं ये वर्क अगर कर रहा हूँ इस इस एक्टिविटीज़ को कर रहा हूँ तो इससे क्या मुझे उस पेशेंट को क्या फ़ायदा मिलेगा. तो सबसे पहले अगर हम सपोज CPR अगर हम किसी को देने जाते हैं किसी स्टूडेंट्स को, तो नॉर्मली हमें कैसा स्टूडेंट मिलता है. सपोज कीजिए कोई एक पर्सन है या यहीं पे इट्स फॉर द गॉड सेक, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट समटाइम्स इन योर कॉलेज ऑल्सो इट कैन बी हैपन. तो सपोज सडनली सम पर्सन फॉल डाउन हो गया, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस पर्सन को आइडेंटिफाई करना है कि उसको एक्चुअल में कार्डियक अरेस्ट ही हुआ है या कुछ और रीज़न है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कुछ और रीज़न से उसको चोट लगी है, वो गिर गया और आप उसको बैठ करके CPR दिए जा रहे हो. करेक्ट, वो नहीं होने चाहिए.
वो चीज, तो उसके लिए आपको पहले असेसमेंट करना पड़ता है। एक सेकंड में कॉल तो वो नहीं होना चाहिए, तो वो चीजें आपको ये आइडेंटिफाई करनी है। तो जब आप सीपीआर देते हैं तो सीपीआर का एक फॉर्मूला बेस्ड होता है, इसको बोलते हैं एक्ट। नाम सुने आप लोगों ने? ACT, इसका मतलब होता है एक्ट। एक्ट का मतलब होता है A फॉर, नहीं A फॉर किसी ने बोला एयरवे, हाँ ये भी हो सकता है, सॉरी मैथड नहीं, मैथड नहीं, A फॉर एप्रिसिएशन, मतलब जो सडन कार्डियक मिल गया उसको अप्रिशिएट करेंगे। नॉट लाइक दैट, हाँ ओके। A फॉर असेसमेंट, यानी कि सबसे पहले आपको असेस करना है। आप सपोज किसी, जैसे सीमेज में आपने एडमिशन लिया है ना, आपने भी कोई BBA स्टूडेंट है, कोई BCA स्टूडेंट है, तो आपने एडमिशन लेने से पहले असेसमेंट किया ना कि ये कॉलेज क्यों बेस्ट है ना, क्या ऐसे ही चले आए, असेसमेंट तो किया ही होगा। तो सेम चीजें, A फॉर असेसमेंट, C फॉर कॉल एंड T फॉर ट्रीटमेंट। यानी कि जब कोई पेशेंट सडन कार्डियक अरेस्ट में आपको मिलेगा तो आपको एक्ट की तरह काम करना है। पहले उसको असेस्ट करना है, यानी उसको देखना है कि उसको सही में CPR की जरूरत है भी या नहीं है। दूसरा कॉल करना है, यानी कि समटाइम्स क्या होता है, बिकॉज आई माइट बी अ मेडिकल प्रोफेशनल बट यू नॉट, तो आप क्या करेंगे, आपको जितना CPR पता है आप उतना देंगे, बट यू शुड सेम टाइम यू शुड कॉल ऑल्सो द मेडिकल टीम टू रीच एज सुन एज पॉसिबल। सो उससे क्या हुआ कि बाय द टाइम आप तो CPR दे रहे हैं, और बाय द टाइम अगर वो मेडिकल टीम पहुंच गई तो उसको और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, टू इट विल बी मोर चांसेस टू रिट्रीव दैट पर्सन, टू मेक दैट लाइफ ओके। तो उसमें हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं किसी दूसरे पर्सन को। एंड द थर्ड इज ट्रीटमेंट, जब उन्होंने किसी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन को बोल दिया, कॉल किया हेल्प के लिए, और उसके बाद हम देन लास्ट में हम क्या करते हैं, CPR का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो CPR का ट्रीटमेंट सबसे पहला मैंने बोला असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या हुआ, क्या करना चाहिए हमें, हाँ कैसे पता करना चाहिए, कान लगा के सुनना चाहिए, वो बोलेगा मुझे अरेस्ट हुआ है। आपको असेसमेंट करना, सपोज ये एक डमी रखा है, हाँ ये डमी सपोज कीजिए, इस नॉट अ डमी, इस अ पर्सन, कोई आदमी है, ये गिर गया ऑलरेडी, एंड आपको इसको असेस करना है कि इसको कार्डियक अरेस्ट की हुआ है और इसको CPR की जरूरत है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जहां पे ये गिरा है उसके आसपास चीजों को पहले चेक करिए, ठीक है। सडन अब उसको चेक करने का मतलब ये नहीं कि आप 10 मिनट उसको चेक करने में लगा दीजिए, पता चला तब तक पेशेंट निकल गया, वो नहीं करना। चेक करने का मतलब है देन यू नीड टू एनालाइज वेरी फास्ट क्विकली, यानी कि सपोज कीजिए कोई फॉल डाउन हो गया तो आप आसपास की जगह को देखिए, या कोई रोड पे लेट गया है, मतलब गिरा हुआ है, तो आप ये देखिए कोई एक्सीडेंटल केस तो नहीं है, ट्रॉमा केस तो नहीं है। अगर कोई पार्क में आप बैठे हैं, सडनली वो फॉल डाउन हुआ है, तो आपको ये देखना है कि कोई स्नेक बाइट तो नहीं कर गया। तो ये चीज़ें आपको देखना है। पता चला उसको स्नेक बाइट किया और आप उसको कार्डियक CPR दिए जा रहे हैं, बंदा वो CPR से बचेगा तो नहीं बचेगा, बट वो सांप का जो वो है ना, उससे वो पहले ही निकल जाएगा। तो वो चीज़ आपको इमीडिएटली करना है। इमीडिएटली मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15-20 सेकेंड्स के अंदर आपको एनालाइज कर लेना है। उसके बाद जब आपने देखा कि नहीं वो सारी चीज़ ओके है, सपोज समटाइम्स क्या होता है, किसी को आप देखेंगे कि रास्ते में आप जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हुआ है, तो आप इलेक्ट्रिक शॉक लगा, वो लेटा हुआ है और आपने उसको चेक नहीं किया और आप भी चले गए CPR देने, तो आप भी उसके साथ में आप भी आ गए। देन यू हैव टू, दिस इज व्हाट एन असेसमेंट, आपको एनालाइज करना है कि ये सारी चीज़ें उसको एक्चुअल में कार्डियक अरेस्ट ही है। अब आपको जब वो असेसमेंट आपने किया तो आपने देखा चारों तरफ कि उसके आसपास में कोई ऐसे इंसिडेंट्स नहीं है जिसके कारण आप का इमेजिनेशन कार्डियक अरेस्ट के अलावा किसी और चीज़ पे जा रहा है। तो अब आपके माइंड में क्या आता है कि हो सकता है इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो आप उसको क्या करेंगे, कार्डियक अरेस्ट को चेक करने के लिए
तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ों पे काम करना पड़ता है। अगर किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट आएगा तो उसको उसके साथ तीन चीज़ें नहीं होंगी। क्या नहीं होगा? सबसे पहले वो अनकॉन्शियस होगा, यानी वो बेहोश होगा, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। सेकेंड, दूसरा क्या हो सकता है? हाँ, उसकी सांस नहीं चलेगी। थर्ड, नब्ज नहीं चलेगा, फील नहीं आएगा उसको। तीनों चीजें आपको देंगे। तो आप ये तीनों चीजों को कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे? हाँ, तो सबसे पहला आपको क्या करना है? फर्स्ट तो मैंने क्या बोला आपको, क्या बोला? फर्स्ट क्या करना है? फर्स्ट उसको वो देखना है कि वो अनकॉन्शियस है या नहीं है। हो सकता है कि वो सडन किसी शॉक के कारण गिर गया और वो सिर्फ बेहोश है, आप उसको झंझोड़ेंगे तो ही विल बी वेकअप। तो आपको पहला करना है वो, तो आपको क्या करना है? उसको टैप करना है। टैप कैसे करते हैं वो मैं करके आपको बताऊंगा। फर्स्ट आपको मैं एक चीज़ में वर्बली आपको बताऊँ टैप कैसे करना है। उसके हेड पे टैप करना है, उसके शोल्डर पे टैप करना है, और अगर बेबी है तो बेबी को कहाँ टैप करना है? नॉर्मली फर्स्ट उसके हील पे टैप करना है। हील समझते हैं ना? हाँ, हील पे टैप करना है। उसके बाद उसके सर पे टैप करना है। लेकिन टैप करने का ये मतलब नहीं है कि उसको इतना ज़्यादा टैप भी नहीं कर देना है कि पता चला अगर उसको कुछ एक्सीडेंटल भी हुआ है जिसके कारण तो अब पता चला उसको स्मॉल इंजरी है, आपने टैप करके उसको इतना ज़्यादा किया कि वो उसको कार्डियक अरेस्ट के अलावा उसको और बोन इंजरी हो गया, या बच्चों में। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है जिसके कारण अगर वो बेहोश है, अनकॉन्शियस है, तो वो हो जाए। अगर उसको कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ तो आपको क्या करना है? उसको टैप करके फर्स्ट आपने उसको टैप किया, उसको दोनों हाथ से यहाँ पे टैप करना है। हेलो हेलो, आपको साउट भी करना है, आवाज़ देना है, ताकि वो उसको सुन करके उठ सके। आपको सिंपल आप उसको ऐसे ऐसे नहीं करना है, उसको कुछ बोल भी नहीं रहा है और ऐसे ऐसे कर रहे नहीं, आपको उसको साउंड भी देना है। अगर आप उसका नाम नहीं जानते तो आप कुछ भी उसको एज ए किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कीजिए। भाई साहब उठिए, भाई साहब। आपको इस तरह से उसको टैपिंग करके उसको वापस से लेके आना है। अगर वो फिर उसके सर पे भी हल्का हल्का टैप करके आप देख रहे हैं कि है इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, यानी ये आपको पता चल गया ये कंप्लीटली क्या है, ये पर्सन बेहोश है। नेक्स्ट आपको क्या करना है? आपको चेक करना है ब्रीदिंग, यानी सांस इसमें चल रही है या नहीं। सांस चलने के लिए आपको क्या चेक करना है? कैसे करेंगे? इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले इसको माउथ को थोड़ा सा लिफ्ट करना है, और लिफ्ट करके, क्योंकि जब किसी पेशेंट को नॉर्मली अगर कोई पेशेंट लेटा है, या पेशेंट नहीं नॉर्मल पर्सन अगर लेटा है, देन आप उसको ईयर को टच करेंगे उसके माउथ पे, तो यू विल फील अ साउंड। आपको एक साउंड पता चल जाएगा, आपको फील आएगा। बट अगर कोई कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है तो उसमें वो चीज़ें नहीं मिलेगी, बहुत रेयर, बहुत कम मिलेगी। तो जब आप उसको ईयर डालेंगे उसके माउथ के पास, तो आपको क्या दिखेगा? आपको उसमें कोई भी मूवमेंट या फिर कुछ भी आवाज़ जैसा नहीं लगेगा कि उसको सांस चल रही है। उस सेम टाइम पे आपको क्या करना है? फील भी करना है उसका लंग्स, ये पोर्शन को, कि वो पाल्पेट हो रहा है या नहीं। अगर वो सांस चलेगी तो वो पाल्पेट होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं है। थर्ड आपको क्या चेक करना है? पल्स चेक करना है, नब्स। नॉर्मली हम पल्स कहाँ चेक करते हैं? यहाँ चेक करते हैं, बट कार्डियक अरेस्ट के केसेज में यहाँ नहीं करते हैं। ओके, कहाँ पे करेंगे? कौन सा पल्स चेक करेंगे? इसको कौन सा पल्स बोलते हैं? कैरोटिड पल्स। कौन सा पल्स बोलते हैं? कैरोटिड पल्स। वो कैसे चेक करेंगे? नॉर्मली हम क्या करते हैं? उसको चेक करने का क्या, उसका वे कैसे पता लगाएंगे? आप ऐसे ऐसे करोगे तो पता नहीं चलेगा, आपको उसका पोर्शन पता करना पड़ेगा। ये जो सामने सेंटर है ना, सेंटर से 2 फिंगर लेफ्ट साइड कीजिए और यहाँ पे डालिए, और उसको आप चेक करिए, आपको पल्स फील होगा। बट ऐसा नहीं है किसी को फील नहीं हो रहा है तो 1 मिनट तक यहाँ पे चेक कर ही रहा है, नहीं। हार्डली से हार्डली इसको 6 to 10 सेकेंड्स तक ही फील करना है। 6 से 8 सेकेंड के बाद उसको नहीं फील हो रहा है, उसको रिलीव कीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस। तो ये आपने क्या किया? उसका असेसमेंट कर लिया, यानी उसके अंदर वो होश में भी नहीं है, इज अनकॉन्शियस। सेकेंड, पल्स नहीं है। थर्ड, ब्रीदिंग नहीं है। करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? कॉल, यानी कि हमें सीपीआर देना है। बट सीपीआर देने के लिए सी समटाइम्स व्हाट हैपन, यू डोंट ट्राई टू बी अ हीरो। कभी भी अपने आप को उस सिचुएशन में हीरो नहीं समझना है कि मैं अकेले सब कुछ कर लूंगा। नो, यू कांट। बिकॉज क्या है, सीपीआर इज इट लुक्स लाइक अ वेरी इजी प्रोसेस, बट इट इज नॉट। वंस यू स्टार्टेड यू विल बी एग्जॉस्ट और यू विल बी टायर्ड वेरी फास्ट। बिकॉज आप उसको जिस तरीके से सीपीआर देते हो ना, 2 से 3 मिनट के अंदर आप टायर्ड हो जाओगे।
फिर क्या होगा, आप उसको सीपीआर देने की को दे तो रहे हो बट उसको मिल नहीं रहा है जितनी उसको चाहिए। तो क्या करना है उस टाइम पे, क्या करना है आपको, कोशिश करना है जब भी आप सीपीआर देने की कोशिश करते हैं तो कोशिश कीजिए 2 पर्सन वहां पे होना चाहिए। अगर नहीं है देन यू कॉल फॉर समबडी। ओके, 2 चीजें करनी है, एक तो किसी को कॉल करना है अपने हेल्प के लिए, दूसरा द सेम टाइम यू हैव टू आस्क देम अदर्स टू कॉल टू द मेडिकल टीम। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, जैसे 108 पे कॉल करते हैं तो उस पर आपको खुद से कॉल नहीं करना है, आपको क्या करना है, सेकेंड ऑप्शन एक्ट का दूसरा स्टेज क्या था, कॉल मीन्स कॉल फॉर हेल्प। यानी आपको क्या करना है, उसको हेल्प के लिए किसी और पर्सन को बोलना है कि आप मेडिकल टीम को, किसी को आप फोन करिए वहां आने के लिए। आपने ये काम कर दिया, नेक्स्ट क्या है, देन यू हैव टू स्टार्ट द टी यानी ट्रीटमेंट यानी सीपीआर। आप सीपीआर देंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले सीपीआर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट चीज क्या है, क्या होनी चाहिए, पोजीशन। वेरी नाइस, नेक्स्ट पोजीशन का मतलब क्या है, मैं करके भी बताऊंगा आपको अभी। पोजीशन तो ठीक है, वो मैंने ऐसे था ऐसे घुमा दिया तो आपको लगा पोजीशन, हाँ, क्योंकि आप ऐसे तो देंगे नहीं, करेक्ट। तो पोजीशन तो वो ठीक है। पोजीशन से पहले क्या चेक करना है आपको, सबसे पहले चेक करना है जो पेशेंट या जो विक्टिम है उसको एक फ्लैट प्लेस पे वो लेटा होना चाहिए। यानी कि सपोज कीजिए कोई घर में फॉल डाउन हो गया, तो घर में फॉल डाउन हो गया, उसको उठा करके बेड पे डाल दिया आपने और सीपीआर देना स्टार्ट किया, इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव होगा नहीं होगा। बिकॉज अगर वो फ्लैट और सॉलिड उसका बैकग्राउंड नहीं है, वो आप उसको सीपीआर देंगे तो वो क्या होगा, पाल्पिट जो आप उसको कंप्रेशन देंगे ना, वो कंप्रेशन जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो अगर नीचे वो बेड होगा या मुलायम जगह होगा तो वो पूरा का पूरा बॉडी उसका नीचे प्रेस हो जाएगा। तो हमें चेस्ट को प्रेस करना है, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, उसका बॉडी प्रेस होगा। तो चेस्ट में कंप्रेशन नहीं होगा तो ब्लड का फ्लो नहीं जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी विक्टिम है, जो भी पेशेंट है या जो भी पर्सन है, उनको एक फ्लैट और सॉलिड प्लेस पे उनको लिटाना है। अगर वो सपोज किसी रास्ते में है तो उनको टाइल्स वगैरह है उस पर लिटा दीजिए, टाइल्स का बना हुआ है, या फिर अगर घर है तो नीचे कर दीजिए, उस पर आप लिटाइए। देन यू हैव टू आप उसके बाद आपको क्या करना है, सीपीआर को स्टार्ट करना है। सीपीआर को स्टार्ट करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। उसके बीच में क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं और क्या होने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, वर्बली बताऊंगा, फिर बाद में जब मैं आपको डेमो दिखाऊंगा तो आपको समझ में। जब सीपीआर स्टार्ट करेंगे सीपीआर देने का, तो सीपीआर देते समय हमें क्या क्या चीज़ का ख्याल रखना है। सीपीआर देते समय सबसे पहला कि जो आप उसको सीपीआर में क्या कितने स्टेजेस होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं सीपीआर में। क्या होता है 2 चीज़ें, जब भी सीपीआर आप किसी को देते हैं उसमें 2 पार्ट होता है सीपीआर का। एक क्या होता है, एक चेस्ट कंप्रेशन और दूसरा माउथ टू माउथ। क्या क्या एयरवे, हाँ, यानी कि उसको क्या करते हैं, रिस्पायरेशन, उसको माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन देते हैं, ये ठीक है। तो 2 चीजें होती हैं, समझ में आया, पहला कंप्रेशन, दूसरा रिस्पायरेशन। तो आपको वो दोनों चीज देनी है, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और वो एक्चुअल में वो सेम चीजें चलनी चाहिए। यानी कि कैसे चलनी चाहिए, जब आप सीपीआर में कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, तो जब सीपीआर देंगे तो सीपीआर देने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जब हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं तो चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए भी हमें टाइम लिमिटेड होता है। यानी कि जब हम उसको चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, सपोज ओके, तो सपोज ये पर्सन फॉल डाउन है, ओके, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका तीनों चीज चेक करना है। इसको क्या चेक करना है, अनकॉन्शियस चेक करना है, दूसरा चीज इसका ब्रीदिंग चेक करना है, थर्ड इसका पल्स चेक करना है। सबसे पहले आप इसको टैप करना है, हेलो हेलो, आर यू ओके, हेलो। इसको कम से कम आप इसको 5 to 6 सेकेंड्स तक इसको ऐसे झंझोड़ना है, ताकि अगर ये नॉर्मल बेहोश होगा तो ये उठ जाएगा। आपने देखा इसको नहीं है। सेकेंड आपको क्या करना है, इसका ब्रीदिंग चेक करना है। तो ब्रीथ चेक करने के लिए क्या करना है, आप इसको थोड़ा सा इसको टेल कीजिए, ओके, और इसको ईयर को इसमें माउथ के पास लेके जाइए तो आपको साउंड सुनाई देगा। सडन कार्डियक अरेस्ट में आपको नॉर्मली ये चीज़ नहीं मिलेगी। थर्ड आपको सेम टाइम सेकेंड जो
हम ब्रीदिंग चेक करते हैं, सेकेंड उसी में समय हमें क्या करना पड़ता है, देन वी हैव टू चेक द पाल्पिटेशन, यानी आपको सीने में जो लंग्स में जब जैसे कोई सांस लेता है तो उसका चेस्ट अप एंड डाउन होता है, वो आपको चेक करना है फील करके, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आपको थर्ड क्या करना है, उसका पल्स चेक करना है। पल्स नॉर्मली हम चेक करते हैं, यहाँ नहीं हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, यानी ये जो पोर्शन है आपको, ठीक है, इस पोर्शन से 2 फिंगर्स लेफ्ट साइड और यहाँ पे चेक करना है। जब आप इसको चेक करेंगे 6 to 8 सेकेंड, इससे ज़्यादा चेक नहीं करना है। अगर आपको नहीं इसमें सेंस नहीं फील हो रहा है, इट मीन्स इसके पास ना तो इसको होश है, सेकेंड ना ही इसमें ब्रीदिंग है, और थर्ड ना ही इसमें पल्स है, यानी अब आप इसको CPR स्टार्ट कर सकते हो। देन व्हाट यू हैव टू डू, द सेकेंड एक्ट, यू हैव टू कॉल समबडी। सपोज आपके आसपास कोई पर्सन है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आस्क द समबडी टू कॉल द मेडिकल इमरजेंसी टीम, और सपोज अगर भीड़ में कोई ऐसा पर्सन है जिसको ऑलरेडी उसको भी आता है, देन आस्क हिम टू हेल्प यू, ताकि आप उसको खड़े कर के साथ में रखिए, क्योंकि CPR देते समय आप बहुत जल्दी टायर्ड हो जाओगे, और सबको मेडिकल टीम को आने में अगर 15-20 मिनट लग गया, आप 2 मिनट में टायर्ड हो गए, 3 मिनट में, फिर आप उसको छोड़ दोगे। तो आपको क्या करना है, 1 by 1 उसको CPR देने की कोशिश करनी है। थर्ड इसका स्टेप है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको बॉडी को, उस पर्सन को, ठीक है, पर्सन को किसी भी फ्लैट प्लेस पे दिखा देना है, फ्लैट प्लेस, और वो मुलायम नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। यानी जब आप इसको दे रहे हैं, कंप्रेशन दे रहे हैं, अगर वो हार्ड नहीं होगा तो क्या होगा, सपोज यहाँ पे गद्दा रख दीजिए, गद्दे के ऊपर अगर आप उसको CPR देने की कोशिश करें तो वो पूरा का पूरा बॉडी ही नीचे धंस जाएगा। तो क्या होगा, वो एक्चुअल में उसको चेस्ट में कंपैरिजन नहीं मिलेगा, कंप्रेशन। तो आपको क्या करना है, वो आपने कर दिया, नेक्स्ट आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो CPR देने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एरिया लोकेट करना है। तो एरिया कैसे लोकेट करते हैं, कहाँ पे एरिया लोकेट करते हैं, स्टर्नम पता है आपको, स्टर्नम नहीं पता, जब बॉडी में रिब्स देखते हैं, रिब्स, उसको जो सेंटर होता है उसको स्टर्नम बोलते हैं, वो स्टर्नम यहाँ तक होता है, करेक्ट। वो प्लेस मैं बता रहा हूँ, आप जो रिब्स देखेंगे, रिब्स यहाँ तक आएगा आपको, ये देखिए यहाँ तक रिब्स आ रहा है, चेक कीजिए, हाँ है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, इसके सेंटर, दोनों निपल्स के बीच से 1/3 नीचे, ठीक है, 1/3 नीचे की ये प्लेस पे, ओके। और उसमें आपको कंप्रेशन कैसे देना है, सपोज कोई पर्सन लेफ्ट हैंडेड होते हैं, कोई पर्सन राइट हैंडेड होते हैं, तो क्या करेंगे, जो आपका डोमिनेंट हैंड होगा, यानी अगर लेफ्टी है तो आपका डोमिनेंट हैंड लेफ्ट हैंड होगा, राइटी है तो आपका डोमिनेंट हैंड राइट होगा। तो जो डोमिनेंट हैंड है उसका ये पोर्शन इसके प्लेस पे डालेंगे, ठीक है, पूरा ऐसे नहीं डालेंगे, फिंगर्स को हमेशा अप में रखेंगे, ठीक है, यहाँ डालेंगे, दूसरे हैंड से इंटरलॉक करेंगे, इंटरलॉक किए, ओके। ये फिंगर कभी भी टच नहीं होगा नीचे, और कभी भी जब आप CPR दे रहे हैं तो आपका हैंड बैंड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर आपका हैंड बैंड हो जाएगा तो आप बहुत जल्दी टायर्ड हो जाओगे। आप अगर ये आप ऐसे करके दे रहे हो तो आप देखो थोड़ी देर में आप टायर्ड हो जाओगे, आप एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो आपको जितना फास्ट देना है, क्योंकि CPR देने के, अगर करेक्ट CPR नहीं दिया गया तो वो पेशेंट को CPR देने का कोई इफेक्ट नहीं है। तो आपको उसको करेक्ट CPR देने के लिए सारे प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जो आपका डोमिनेंट हैंड है उसका पाम आपको इसमें डालना है, ठीक है, इंटरलॉक करना है, दोनों हैंड्स को कोशिश करना है, जो आप अगर हाइट जो लेवल पे है तो आपको अपने नीज पे बैठ जाना है, कभी भी कोशिश नहीं करना है कि खड़े खड़े दें, आपको नीज पे बैठ के अपने हाइट को उस पर्सन के लेवल से मैच कराना है, ताकि आप उसको प्रोमिनेंट तरीके से उसको दे सकें। और पूरा हैंड्स को ये स्ट्रेट होना चाहिए, हैंड जरा सा भी बैंड नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट होने के बाद आपको क्या करना है, कंप्रेस करना है, उसको प्रेस करना है। प्रेस करने के लिए कैसे प्रेस करना है आपको, जब भी आप उसको प्रेस करेंगे तो उसको रिलीज होने के लिए सेकेंड्स देने हैं। मतलब आप ऐसे लिए और उसको ऐसे ऐसे प्रेस नहीं करना है। जो आप कंप्लीटली सिर्फ प्रेस कर रहे हैं, तो प्रेस करने पे जब आप चेस्ट को कंप्रेशन देते हैं तो क्या होता है, ब्लड हार्ट क्या करता है, पंप करता है। और जब उसको रिलीज करते हैं तो क्या करता है, रिलीज करते हैं तो क्या करता है, ब्लड का फ्लो होता है।
तो अगर आपने उसको रिलीज ही नहीं किया, आप सिर्फ कंप्रेशन दे रहे हैं, तो क्या होगा, पंप तो कर रहा है लेकिन रिलीज नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको सीक्वेंस में हमेशा रखना है। तो वापस से आपको सेम चीज़ें इंटरलॉक करना है, हैंड्स को स्ट्रेट रखना है और इसको कंप्रेशन करना है ऐसे। इसका स्पीड कितना होना चाहिए, 1 मिनट। तो मतलब ऐसे नॉर्मली क्या करना है आपको, 1 सेकेंड में 2 बार होना चाहिए। ओके, जैसे 1 सेकेंड हुआ, आप काउंट भी करो, 1, तो आपका 2 बार कंप्रेशन जाना चाहिए 1 सेकेंड में। अगर 1 सेकेंड में 2 बार कंप्रेशन जाएगा तो 1 मिनट में ये 100 से 120 बार आपका जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 1 मिनट का है। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप चेस्ट कंप्रेशन देते हो तो कितने चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद आपको रिस्पिरेशन देना है, माउथ टू माउथ और थ्रू एयरवे। आपको जो आज का आर्टिफिशियल भी बलून चला है उसके थ्रू कितने के बाद देना है, 30। हमने आपको बताई। ये जो आप देख रहे हैं, समटाइम्स क्या होता है, जब माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन नहीं देने की ये आप कंफर्टेबल नहीं होते, तो उस केसेस में क्या किया जाता है, आपके पास आर्टिफिशियल बलून टाइप का होता है जो क्या करता है, आपको रिस्पिरेशन एयर फ्लो करता है। तो वो उसके लिए हेल्प किया जाता है। बच्चों के लिए अलग होता है और एडल्ट्स के लिए अलग होता है, ठीक है। सीपीआर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? सर जैसे कि मैंने एक मूवी देखा था शिवाजी द बॉस में रजनीकांत ने एक्टर किया था। जैसे वहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही थी, ठीक है, वहाँ पे एक बच्चे को करंट लगता है। देन वहाँ डॉक्टर ने मतलब कुछ प्रोसेस किया था, मतलब सीपीआर ही था। तो क्या सर जब किसी को जब करंट लगता है तो क्या मतलब सीपीआर से बचाया जा सकता है, जैसे कि मूवी में दिखाया गया था? सी करंट लगता है तो बैठ जी, थैंक यू। जो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ, नॉट रियल लाइफ, बट एनीवे क्या होता है जब आपको सडनली, मैंने आपको फर्स्ट सेशन में क्या बताया कि आपको पहले वो चेक है, सपोज किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से भी हार्ट्स का जो पंपिंग है, पाल्पिटेशन है, वो हो सकता है कि कुछ समय के लिए काम नहीं कर रहा है, सडन वो रुक गया है। उस केसेज में भी आप उसको इमीडिएट सीपीआर देते हैं तो वो वापस से रिट्रीव हो जाता है। इट्स अ चांसेस, ये है, होता है ऐसा, इसमें कोई गलत नहीं दिखाया गया है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? मेनली जो मैंने आज ये बताया आप लोगों को वो समझ में आया कि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कब करना चाहिए, करने से पहले क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए आप लोगों को, वो मेन इंपॉर्टेंट है। सीधा जा करके यू शुड नॉट जस्ट कम एंड जंप इनटू द इन बिटवीन। आप जो कुछ है सिनेरियो पढ़ा है, आप सीधा बस कूद गए और बस शुरू सीपीआर। क्यों? बिकॉज मैंने तो ट्रेनिंग लिया है, मुझे तो पता है सीपीआर। बस फर्स्ट यू नीड टू सी एवरीथिंग, आपको सारा, लेकिन उसमें आपको टाइम भी नहीं लगाना है। you should not take more time to on assessment, more time to on call and less time on treatment. It should not be like this. आपके लिए सब चीज़ के लिए अप्रोप्रिएट टाइम है। आपको 8 से 10 सेकेंड में उसको असेसमेंट कर देना है, उसके बाद आपने उसको एक्ट करना है, स्टार्ट करना है, कॉल करना है, एंड देन स्टार्ट इमीडिएटली द सीपीआर। ठीक है, इधर से कोई क्वेश्चन? सर वो जो शॉक देते हैं जब हार्ट जो वर्क नहीं कर रहा है तो मेडिकल टीम आती है जो शॉक देती है, तो उसमें भी एक करंट का कुछ लिमिटेशन होता है ना कि कितना देना है? हाँ, उसका पावर सेट होता है उसका। एग्जैक्टली मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगा कितना वोल्ट दिया जाता है, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, बट उसमें आप ऐसा नहीं है कि आप उसको 100 पावर का दे दिए तो पता चला वो तो खत्म, वो तो मेडिकल टीम डिसाइड करेगी उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। उसमें उसकी सेटिंग होती है, उसमें ऑलरेडी सेट्स होते हैं कितने एमपी तक, कितने पीवी तक उसको शॉक देना है और कितना टाइम तक देना है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप सीपीआर दिए जा रहे हैं वैसे आप शॉक भी दिए जा रहे हैं कंटिन्यू जब तक वो उठ नहीं रहा है, तो उसके लिए ऑलरेडी प्लान्ड होता है और वो फिक्स होता है। सर वो जो शॉक देते हैं उस टाइम उस मशीन पे आई थिंक कोई लिक्विड भी अप्लाई करते हैं ना? लिक्विड मशीन पे अप्लाई नहीं करते हैं, बॉडी पे अप्लाई करते हैं, बॉडी पे अप्लाई करते हैं। जब भी वो एडी का यूज करते हैं तो सबसे पहले उसको क्लीन करते हैं, ठीक है। क्लीन करने के बाद उसको ड्राई करते हैं, पर्सन को ड्राई करने के बाद उसको पैचेस लगाते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जब आप उसको एडी के थ्रू शॉक देते हैं तो यू हैव टू कॉल एवरीबडी टू रिमूव फ्रॉम, it's like you should not get contact with the person who is getting the shock. उसके कांटेक्ट में कोई पर्सन नहीं होना चाहिए, then you have to give shock. Thank you sir. Anyone else? जो कार्डियक अरेस्ट होता है वो होता क्यों है? मतलब बोले कि आप जिम वाले लोग को भी हो जाता है या जो भी
नॉर्मल होते हैं उनको भी हो जाता है, तो होता क्यों है? कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे रीज़न हैं, एक सिंगल ऐसा रीज़न नहीं है। कार्डियक अरेस्ट का मेनली होता क्या है कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ये इनका कनेक्शन छूट जाता है। कनेक्शन कैसे छूटता है? सपोज आपके बॉडी में आपका हार्ट पंप कर रहा है या लंग्स आपको पाल्पेट करके आपको सांस आपको दे रहा है, वो सबका कनेक्शन किधर से? ब्रेन से। ब्रेन क्या करता है? आपको क्या करता है? मैसेजेस पास करता है, जिसके थ्रू आपका ऑर्गन एक्टिवेट रहता है, काम करता है। सपोज किसी पर्सन को, जैसे किसी भी पर्सन को शॉक हो गया, शॉक का सिर्फ इलेक्ट्रिक रीजन नहीं है, हो सकता है उसको कोई ऐसा न्यूज़ मिल गया जिसके कारण उसको शॉक हो गया। वो सडन शॉक होने पे क्या होता है, उसके जो नर्व्स हैं वो उस समय थोड़ी सेकेंड्स के लिए डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो डिस्कनेक्ट होता है, वो मैसेज ही नहीं पास कर पाता है ताकि उसको पंप करना है, जिसके कारण वो कार्डियक सडन, इसीलिए इसको बोलते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। सडन यानी इंस्टेंट हो जाता है उसको। और भी बहुत सारे इसके रीजन है, कार्डियक अरेस्ट के और भी रीजन है। जैसे किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का नाम सुने हैं बहुत से लोग, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, तो हार्ट अटैक के बहुत सारे हैं। किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसके कारण उसके वेसल्स के अंदर लिपिड्स बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ब्लॉकेज होने लगते हैं। ब्लॉकेज के कारण उसका पंप, ब्लड का जो फ्लो होता है वो ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज होने के बाद वो धीरे धीरे करते करते क्या होता है, वो एक्चुअली सप्लाई नहीं हो पाता है, और एक टाइम होने के बाद जब कंप्लीटली वो कोलेस्ट्रॉल लिपिड बढ़ जाता है तो वो धीरे धीरे वो कार्डियक अरेस्ट में। तो इसका सिर्फ एक रीज़न ही, बट शॉक में ऐसा होता है कि सडन शॉक होता है तो वो डिसकंटिन्यू हो जाती है, यानी उससे उसका कनेक्शन छूट जाता है, जिसके कारण वो अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट होता है। थैंक यू सर। वेंटिलेटर पे हुए पेशेंट को भी दिया जाता है, ठीक है, वेट करना पड़ता है। वेंटिलेटर से अगर आप उसको तुरंत वेंटिलेटर से हटा नहीं सकते हैं। वेंटिलेटर से हटाने से पहले उसको जब कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो आप देखते हैं कि कुछ ट्रीटमेंट करने के लिए भी क्या किया जाता है, उसको थोड़ा समय के लिए वेंटिलेटर से हटाया जाता है, लाइक 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड्स। देन उसको मॉनिटर किया जाता है कि ये 15-30 सेकेंड्स के लिए अगर हम हटा रहे हैं तो इसमें क्या चेंजेस हैं। अगर उसमें ड्रामेटिकली चेंजेस आता है तो वापस से वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है। तो इस तरह से करते हुए उसका वेंटिलेशन का पीरियड को बढ़ाया जाता है, देन उसको किया जाता है। सडनली जैसे वेंटिलेटर हटा के उसको सीपीआर देंगे तो पता चला उसको ऑलरेडी, आप वेंटिलेटर तो ऑक्सीजन तो उसको मिल नहीं रहा है, आप उसको चेस्ट कंप्रेशन या उसको वेंटिलेशन भी एक तरह से क्या है, आर्टिफिशियल ही उसको दिया जा रहा है ना। तो आप उसको आर्टिफिशियली तो आप उसको दे ही रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, सिर्फ आप उसको हार्ट को पंप कराने के लिए आपको शॉक करने के लिए देना पड़ता है। तो वो एईडी से आप दे सकते हैं, लेकिन हैंड से नहीं। और बताइए सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे नॉर्मल एडल्ट्स में हार्ट अटैक जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल के कारण हो सकता है या फिर इरेगुलर एक्सरसाइज करते उसके कारण हो सकता है, लेकिन स्मॉल इन्फेंट्स में हार्ट अटैक क्यों होता है? क्वेश्चन अच्छा है, बैठ जाइए। इन्फेंट में हार्ट अटैक क्यों होता है? सी, इन्फेंट में सडन कार्डियक अरेस्ट के रीज़न समटाइम्स डिलीवरी के टाइम में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसके कारण भी हो सकता है। सपोज प्री मैच्योर बेबी होता है जिसमें उसके ऑर्गन उतने डेवलप ही नहीं है और उसको पंपिंग की ज़रूरत है, वो हो नहीं पा रही है। जैसे प्री मैच्योर बेबी में आप जानते हैं ना, प्री मैच्योर बेबी का मतलब समझते हैं, लाइक 7 मंथ 6 मंथ्स पे डिलीवरी हो जाता है, उस समय उसके ऑर्गन कम्प्लीटली डेवलप नहीं रहते हैं। तो जब वो आते हैं तो बच्चे उस केसेज में भी वो कार्डियक अरेस्ट के केसेज होते हैं। समटाइम्स जब बच्चों के बेबी डिलीवरी होती है उसमें लाइक कैसे बोलूँ कि तुरंत जो बच्चों को जो रिस्पॉन्स करना चाहिए वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो उसको शॉक दिया जाता है। वो रिस्पॉन्स भी एक तरह से लाइक अ सिग्नल होता है कि उसका ब्रेन उसके हार्ट से कनेक्ट नहीं है। कार्डियक अरेस्ट का ये रीज़न आप मत समझना है उसको कोई बीमारी है तभी उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, ये दिमाग से निकालना है कि बीमार है, उसको कोई डिजीज़ है, उसको कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक अरेस्ट का सिंपल मतलब है कि उसके कनेक्शन उसके कहीं से लूज हो रहे हैं, उस कनेक्शन को वापस से रिट्रीव करने के लिए सीपीआर दिया जाता है। और कोई सवाल? सर, तो जो अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो फिर उसको कैसे, मतलब अगर उसको फिर हार्ट अटैक आ गया तो उसको आप कैसे सीपीआर देंगे? प्रेग्नेंट लेडी को शॉक नहीं दे सकते। हाँ, क्योंकि उसको सीपीआर देने के लिए आप उसको लाइक बाय हैंड ही आप उसको देंगे, बिकॉज अगर आप शॉक देते हैं समटाइम्स तो इट विल रिफ्लेक्ट टू द बेबी ऑल्सो, तो वो नहीं कर सकते। डर का मतलब क्या है? डर आप हिंदी में बोलते हैं डर का मतलब है शॉक, सिंपल मतलब है शॉक। शॉक मतलब कोई ऐसा चीज़ आपके साथ घटित हुआ जिसको आपको सुनने के बाद सडनली आपकी जो ऑर्गन्स का जो कनेक्शन था वो छूट गया, सिंपल। एनीवन?
यस प्लीज। जैसा कि आपने बताया कि अनकॉन्शियस होता है, मतलब उसी की हालत में रहता है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस टाइम कब तक हम मतलब उसको सीपीआर देंगे? मतलब मेडिकल टीम आने में लेट हो रही है। मैंने ऑलरेडी बताया ये क्वेश्चन का आंसर। आपको सीपीआर तब तक सबसे पहला माइंड में रखना है, उसको सीपीआर तब तक देना है जब तक कि मेडिकल टीम पहुंच ना जाए, और अगर उससे पहले वो बंदा अच्छे से चलने फिरने लगा उठ करके तो आप उसको स्टॉप कर सकते हो। लेकिन अगर वो स्टिल अनकॉन्शियस है, समटाइम क्या होता है उसका चेस्ट मतलब आपने कंप्रेशन देना शुरू किया है, उसका पाल्पिटेशन बढ़ गया, उसका नब्ज आ गया है, लेकिन वो स्टिल अनकॉन्शियस है, तो हो सकता है कि आप उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं, 50% हुआ है, बट सडनली आपने देखा अरे इसका पल्स आ गया, इसका कंप्रेशन इसका ओके हो गया, पाल्पिटेशन हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं, वापस से वो बैक में चला जाएगा। तो आपको क्या करना है उस केसेस में, जब तक वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा है फर्स्ट, और अदरवाइज टिल द मेडिकल टीम विल अराइव, आप उसको सीपीआर दीजिए। सीपीआर देने से कोई उसको इफेक्ट नहीं होगा, लाइक ही और शी विल नॉट गेट इफेक्टेड फॉर दैट। आप क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे थे और उस बच्चे का क्वेश्चन था थोड़ा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए कि मुझे लग रहा है, जो मैं सिंप्लीफाइड वे में समझ पा रहा हूं, कि कितनी देर तक, सर को दे दो, कितनी देर तक, मान लिया डॉक्टर ट्रीटमेंट आने में, तो कितनी देर तक सीपीआर को देते रहना चाहिए, पहला क्वेश्चन। और इसका जो काउंटर क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज कि जब हम सीपीआर दे रहे हैं और हमें उसके पल्स को रीड नहीं कर पा रहे हैं, चाहे गर्दन के पास या फिर जहां पर भी, तो कितनी देर तक सर्वाइवल का चांस रहता है? व्हाट आई रेड इन वन ऑफ द न्यूज़ कि 15 मिनट तक एक आदमी सीपीआर देता रहा, बाद वो रिवाइव भी कर गया। तो सीपीआर कितनी देर तक देना चाहिए, कम से कम पल्स कितनी देर में वापस आ जाएगा और ब्रेन डेड आदमी नहीं होगा? एक्चुअली जब आप सीपीआर देना स्टार्ट करते हैं तो आप क्या, मैंने आपको कैसे बताया कि 30 कंप्रेशन देना है, और 2 आप उसको क्या देना है, माउथ टू माउथ एक्सप्रेशन या एक्सटर्नल के थ्रू देना है। ये आपको 2 मिनट्स तक देना है, 2 मिनट। उसके बाद आपको क्या करना है, सडनली अगेन आपको वापस से इसका चेक करना है, पल्स को चेक करना है, इसका ब्रीथ चेक करना है, वापस से नॉर्मल नहीं आया, वापस से इसको वापस से स्टार्ट कीजिए। ये तब तक आपको देना है जब तक कि आइदर इस पर्सन में वो चीज़ रिट्रीव नहीं हो गई हो और आइदर मेडिकल टीम ना पहुंच जाए। वो मैं समझ गया, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कितनी देर में यहाँ का पल्स उसको वापस आ जाता है? मान लिया कि 40 मिनट तक नहीं आया, नॉर्मली 10 मिनट्स तक में आ जाता है। अच्छा, और ये कितनी देर तक हमको फील नहीं होगा, लाइक कितनी देर तक अगर आदमी को ये पल्स फील नहीं हो रहा है तो उसके रिवाइवल के चांसेस हैं? सी दैट इज व्हाट, समटाइम्स कोई पर्सन ऐसा भी केसेस होता है कि वो 10 मिनट्स में सर्वाइव कर सकता है, समटाइम्स 15-20 मिनट्स 40 मिनट्स के बाद भी वो पर्सन क्या होता है, वो सर्वाइव करने के उसके चांसेस होते हैं। सो उसके बेसिस पे हम कभी ये नहीं कर सकते कि अपने सीपीआर को स्टॉप नहीं कर सकते हैं। नहीं, आई गॉट योर पॉइंट। तो आप कभी भी सीपीआर को स्टॉप नहीं करना है। हाँ, आपको ये करना है कि आपको जब भी एक साइकिल खत्म करने के बाद दूसरा साइकिल स्टार्ट करने से पहले आपको चेक जरूर करना है कि उसके पास ऑलरेडी वो चीज़ें जिसके लिए हम सीपीआर दे रहे हैं वो रिट्रीव हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो नहीं रिट्रीव हुआ है तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज जब मेडिकल प्रोफेशनल टीम्स आती हैं तो उनके पास इस चीज़ों को रिट्रीव करने के और भी एडवांस तरीके होते हैं, तो उनके पास उन चीज़ों को एडवांस तरीके हैं, उनके पास चांसेस भी मोर आपके से ज़्यादा है। तो आप जितनी देर तक उसको करेंगे जैसे ही मेडिकल टीम आएंगी आप उसको हैंड ओवर करेंगे तो वो फिर अपने तरीके से, उनके पास AED होता है, उनके पास ऑलरेडी गैजेट्स होते हैं जो उन चीज़ों को रिट्रीव करने में ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फाइन। और हम लोग बात कर रहे थे कि माउथ टू माउथ जो लोग देने में कंफर्टेबल नहीं है तो वो केवल अगर जो माउथ टू माउथ कंफर्टेबल नहीं है आप वापस से उसको कंप्रेशन देना कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं एक्सटेंडेड फॉर्म में लेकर के जाऊं। सपोज फैमिली का कोई मसला है या कोई फैमिली के अपने लोग हैं वेर इन पीपल आर कंफर्टेबल, तो ये जो तरीका होता है माउथ टू माउथ जब हम रेस्पिरेशन देते हैं तो उसका तरीका क्या होना चाहिए? मुझे लग रहा है इसकी जानकारी भी बच्चों को होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक उनको ये समझ में नहीं आया है कि नाक बंद करना है, गर्दन ऊपर करना है। बहुत वो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, जैसे ही आपने कंप्रेशन फिनिश किया 30 साइकिल्स का, उसके बाद आपको क्या करना है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है। उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको हेड को टिल करना है और चिन को डाउन करना है, उसके बाद आप इसको कवर करना है। ठीक है, नॉर्मली आप बहुत सारे वीडियो में देखेंगे तो आपको क्या दिखाया जाता है, एक प्लास्टिक से इसको पूरा कवर कर दिया जाता है नोज और माउथ को, ओके, और सिर्फ माउथ के पास थोड़ा सा होल छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? सपोज आपने उसमें
आपने उसके अंदर एयर पास तो कर दिया, रेस्पिरेशन तो दिया, और सडनली वो वापस से निकल गया तो फायदा नहीं हुआ। तो आपको उसको पूरा कवर करना है। सपोज आपने माउथ टू माउथ दिया रेस्पिरेशन, और उसको कवर कीजिए, और कवर करने के बाद आप उसको चेक कर, आपको देखना भी है कि वो चेस्ट पाल्पेट कर रहा है कि नहीं, उसमें अप एंड डाउन हो रहा है कि नहीं। वो अगर हो रहा है तो इसका मतलब आपका जो आप उसको जो सांस दे रहे हो माउथ टू माउथ, वो वर्कआउट कर रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके देने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, आप सही से उसको नहीं दे पा रहे हो। तो ये आपको हमेशा चेक करना है। दूसरा चीज़, अगर आप बहुत सारे लोग होते हैं कि माउथ टू माउथ नहीं दे पाते हैं, मतलब कोई भी रीज़न से, फैमिली मैटर या कोविड के टाइम बहुत सारे, तो आपके पास ये होता है आर्टिफिशियल बलून होता है, जिसके थ्रू आप कंप्रेस करके आप उसमें सीधा एयर फ्लो कर सकते हैं। तो उसके का, लेकिन जब भी आप उसको एयर फ्लो करते हैं तो आपको हमेशा, आपको सिर्फ, आप सपोज कंप्रेशन कर रहे हो, लेकिन आपको वो भी ध्यान रखना है कि वो कंप्रेशन का इफेक्ट हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। इफेक्ट, आप उसको एयर फ्लो दे रहे हो, रेस्पिरेशन दे रहे हो, लेकिन उस रेस्पिरेशन का उसका इफेक्ट आ रहा है कि नहीं, बस आप दिए जा रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं। आपको जैसे ही आपने माउथ टू माउथ दिया या फिर आर्टिफिशियली दिया, तो आपको उसका चेस्ट का भी पाल्पिटेशन उसको फील करना है, देखना है वहाँ पे एकदम कॉन्शियस की। अगर वो अप एंड डाउन हो रहा है, इसका मतलब आप नॉर्मली किसी भी डमी को आप ऐसे भी यहाँ पे फ्लो करोगे, तो ये अगर ये ब्लैंक होता है अगर पूरा, तो वो पाल्पेट करेगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी भी है सेम टाइम पे। थैंक यू। सिंस द टॉपिक वाज CPR, लेकिन थोड़ा सा गोइंग बियॉन्ड विद दिस, एक दो इश्यूज जो अक्सर आ जाती है गर्मी के दिनों में भी, या इन जनरल भी, जो अक्सर लोग इनकाउंटर करते हैं। CPR एक अलग चीज़ हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कई बार हम पाते हैं कि कुछ लोग कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, हार्ट बीट वगैरह करता है, सांस लोग लेते हैं, बेहोश हो जाते हैं। दो तरह के केसेस होते हैं। एक तो बेहोश तब होते हैं जब उनका दांत भी बहुत तरीके से जाम रहता है, बच्चे लोग देखते हैं अपने हिसाब से जो कर पाते हैं, और दूसरा वो होता है कि दांत तो बंद ही रहता है लेकिन लोग बेहोश होते हैं। तो वैसी कंडीशन में किस तरह का फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए? अगर स्टूडेंट्स को ये बताया जाए तो मुझे लग रहा है कि क्लासमेट्स के साथ भी अगर कभी कुछ होता है या कहीं पर, तो दैट विल बी हेल्पफुल। अभी मैं CPR की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई स्ट्रोक आया, इट्स अ सिंपल दैट दे हैव फेंटेड। दो तरह का फेंट हुआ, एक जब दांत भी बंद है और दूसरा जब दांत बंद नहीं है लेकिन वो लोग बेहोश हैं। क्या करना चाहिए? अगर सपोज नॉर्मली हम भाषा में बोलते हैं ना, किसी को दांत ही लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, वो उसके रीज़न बहुत सारे होते हैं। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं नॉर्मली? PP लो हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो उस केसेज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको नोज को क्लोज करते हैं। नोज को जैसे ही आप उसको क्लोज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से सांस लेने की कोशिश करते हैं। तो उस केसेज में उसका ऑटोमेटिक उसका जो वो जो ब्लॉकेज है वो खुल जाता है। ठीक है, तो वो आप उसको कर सकते हैं। हाँ, पानी छीटा से वो पानी मारने से क्या होता है, वो अनकॉन्शियस है तो सडनली उस पर उसका जो टेम्परेचर होता है, ठंडा पानी है, नॉर्मली आप ठंडा पानी मारते हैं ना, ठंडा पानी मारने का रीज़न क्या होता है, आप उसको टेम्परेचर रेस का मतलब आप उसको अलग टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो सडनली वो एक तरह से शॉकिंग दे रहे हैं उसको। नॉर्मली वो हीट अगर बॉडी में है तो वो अपने ठंडा पानी इस पर मारा तो वो सडन शॉक होकर के वो उठ जाता है। तो मेनली रीज़न उसका फर्स्ट उपाय होना चाहिए, आप उसके नोज़ को ब्लॉक करिए, ताकि उसका जब जैसे ही आप उसका नोज़ को ब्लॉक करेंगे तो वो दूसरा वे ढूंढेगा रेस्पिरेशन के लिए, तो ऑटोमेटिक उसके जो तीत पे तीत जो हो जाता है वो ओपन हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है उसका खोलने का। ठीक है, मैं आपको स्ट्रेस की वजह से भी बहुत होता है। आप देखेंगे कोई टेंशन हुआ घर में, कोई एंजाइटी हुआ, घर वाले को डराने के लिए भी कभी कभी बच्चे ऐसे करते हैं, बाद में उनकी हैबिट हो जाती है। जनरली हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, मैंने देखा साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, मम्मी मान नहीं रही है, पापा मान नहीं रहे, अब करना क्या है। तो कभी कभी ये भी पोजीशन आ जाता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वाकई ये बेहोश हो रहा है, फिट आ रही है इसको, या ड्रामा कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ों को भी हम लोगों को देखना है। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम। तो मैं अब मैम से एक बार आग्रह करता हूं कि फॉर्मली इस इवेंट को थोड़ा सा आप एड्रेस करें सो दैट द पर्पस कुड बी फुलफिल्ड। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा प्लीज, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू हियर ऑन द पोडियम। बिकॉज जोरदार तालियां मैम के लिए। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, खड़ा होकर बोलने का मज़ा ही कुछ और होता है। हम अच्छा इंटरेक्शन कर पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ता है, क्योंकि आप लोग सब BBA MBA के स्टूडेंट हैं। फेस
आपका जब मेरी तरफ होगा तो मेरे को भी मज़ा आएगा बात करने में। बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई मुझे मेरे दिमाग से ऊपर की है। क्यों, मैं आपको बता दूं कि मेंटल हेल्थ को देखती हूँ। मेंटल हेल्थ में मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, शायद आपने नहीं दिया। मेरा नाम डॉक्टर बिंदा है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, कंसल्टेंट, और मैं इंडियन ऑयल की भी कंसल्टेंट हूँ। कॉलमिस्ट 30 साल से हूँ। प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और दिल्ली के बहुत सारे मैगजीन में मेरे आते हैं। नो ताली मुझे बताने तो दीजिए। और मेरी किताब आई हुई है मार्केट में, डॉक्टर मैं क्या करूं, बहुत ही पॉपुलर है, अमेज़ॉन से आप मंगा सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक किताब है मन की उलझन, सारे उलझनों का जड़ उसमें आपको मिल जाएगा। बोला ना कि ताली बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आप एक ही हैं। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, कल वहाँ बैठे थे। कल वो आपको बनाना है खुद को कि हम लोग वहाँ बैठ के देखिए बूढ़े हो जाए और आप यहाँ पर आके कुछ बोलें और हम लोग सुने, ऐसा बनाना है खुद को, ठीक है। यहाँ पर बहुत सी बातें, बहुत निधि बुलाई है, इसलिए निधि को बहुत बहुत थैंक यू। ऋतिक, ये लोग बहुत मैं 2 लाइन इनके बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगी। देखने में छोटी सी बच्ची लग रही है ना, और सब लोग इसके बिहेवियर से इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि एक बार भी अगर बोले कि मैम आना है तो ये भी नहीं देखते कि प्रोग्राम क्या हो रहा है, टाइम बता दो बेटा हम पहुंच जाएंगे। ये बिहेवियर है। और ये बिहेवियर आपने कहा ना कि बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, फ्यूचर में आपको एक लाइफ स्टाइल जीनी है, तो ये चीज़ें जब आपके अंदर आती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और बहुत सी बातें हो रही हैं, डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग से ऊपर है। लेकिन एक चीज़ तो है कि अवेयरनेस जो होता है बहुत ज़रूरी है। अगर जागरूकता ही नहीं रही, हम कुछ जानेंगे नहीं, हो सकता है हम थोड़े जागरूक होकर किसी की जान को बचा सकते हैं। और उस फील्ड में आप हैं तो बट नेचुरल है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम नर्वस हो जाते हैं। मेरे सामने पेशेंट होता है और हम कुछ कर नहीं पाते हैं और ये भी नहीं समझ पाते इसकी ज़रूरत क्या है। तो ये चीज़ें आज इनको मैंने तो बहुत सुना, लेकिन जो सुना उससे यही महसूस हुआ कि बहुत ज़रूरी है जानना। अब बात ये हो गई कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म, क्योंकि अगर मेरे पास ये माइक आ जाए ना तो मैं सुबह से लेकर शाम तक भी नहीं ख़त्म करने वाली हूँ। टॉपिक मिलना चाहिए मेरे को। तो मैं पहले आप लोगों को 2-3 चीज़ें बता दूँ। पहली चीज़ ये कि आजकल बच्चों को बहुत स्ट्रेस रहता है ना, बहुत स्ट्रेस, अपने आप को लेके, फैमिली वाले के आँखों को लेके कि बाप रे मेरा बच्चा कुछ कर नहीं रहा है, क्या फ्यूचर होगी, कौन शादी करेगा इससे, ये बहुत बड़ा समस्या है। तो लड़कियों के साथ तो लड़कियां बहुत स्मार्ट हैं, वो तो पढ़ी लिखी अच्छे लड़कों को ले लेंगी, लड़के जाने अपना क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि बी पॉजिटिव। आप बोले क्या ये बार बार बी पॉजिटिव पॉजिटिव बोलती रहती हैं, इतना आसान है क्या? बहुत आसान है। वहाँ पर मैं गिर रही थी ना, गिरते गिरते मैंने एक चीज सोचा, नेगेटिव आ रहा था कि बाप रे गिरी तो क्या होगा, पॉजिटिव से बाप रे बच गए आज लोगों के सामने गिरते गिरते। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड को हमको लेके चलना है। नेगेटिविटी हमेशा हमारे हार्मोन्स को, नेगेटिव हार्मोन्स निकालती हैं। आप लोग चूँकि इस फील्ड के हैं, तो जब हम नकारात्मक सोचते हैं, बार बार इन सब चीज़ों को सोचते हैं, मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ क्यों, मेरा किस्मत अच्छा नहीं है, लोग मेरे ही ऐसे क्यों, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास इतनी छोटी क्यों है, वो बड़ा खूबसूरत है, मैं नहीं हूँ, वो इतनी दुबली पतली लड़की है, मैं नहीं हूँ। नकारात्मक सोच से हम लोग भरे हुए रहते हैं। उसके पापा इतना प्यार करते हैं, देखो फेसबुक से देखा था, वो घूमने के लिए मलानी गया था, मैं तो यहीं पटना में पड़ा हुआ हूँ। निगेटिविटी हमारे लाइफ का एक पार्ट होता है। अब इससे निकलने के लिए आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर चीज़ें नहीं मिली तो आप इसको सोचिए कि मैं बहुत बेहतर हूँ, पॉजिटिव हूँ। तो ये चीज़ें आपके अंदर स्ट्रेंथ लाती हैं, आप अपने आप में बहुत प्राउडी फील करते हैं। दूसरी चीज़ है, मैं बच्चों से कहूँगी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, पर एक बार कैरियर बन जाता है ना तो अपने आप आपकी पर्सनालिटी बदल, कहते हैं ना जो जीता वही सिकंदर, ये झूठी बात नहीं है। अगर आप कुछ बनते हो, आप कुछ करते हो, तो लोग आपको पूछते हैं आप कितने भी। तो एक एग्जाम्पल बता दूं, मेरे घर के बगल में एक बंदा रहता था
और उनके 2 बच्चे जाते थे स्कूल। जब 12th में जा रहे थे तो बड़ा बच्चा बड़ा बदमाश था, छोटा बड़ा शांत था। तो वो बोलते थे अंकल कि भैया ये झोला ले जाओ, तुम्हारे सेंट्रल स्कूल के पास है, कुछ फ्रूट्स लेते आना। तो छोटा वाला जो शांत था वो बोलता हाँ अंकल दे दीजिए, मैं ले आऊँगा। बड़ा वाला बोलता था क्या आप भी बात करते हैं, मैं पढ़ने जा रहा हूँ या मैं सब्जी लाऊँ आपका। चलो कोई बात नहीं, हुआ वही बात, बेचारा छोटा वाला लाता था, रिजल्ट आई, छोटे वाले की खराब हुई। वही अंकल बाहर जाके बोले यार ये पढ़ने वाला था कब, जब बोलो तो सब्जी ले आता है। मतलब लोगों के थॉट्स आपके प्रति बदलने में देर नहीं लगते हैं। तो आप क्या हैं, आप खुद को कैसे अचीव करते हैं, कैसे अपने आप को बनाते हैं, अपने आप में कला है। ठीक है, तो इसी में सबसे पहला आता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। स्ट्रेस तो सबको होता है, ऐसा कोई है जिनको स्ट्रेस नहीं हो? इस बेचारे को अभी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जान ही नहीं है इसमें, कहाँ से सोचेगा, इमोशन नहीं है, फीलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके पास। देयर इज नो स्ट्रेस। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं। आप छोटा सा चीज़ देखिए, आप गाड़ी चलाना, स्कूटर चलाना आपने सीखा है, पहली बार कितना डर लगता है ना, कहीं धक्का तो नहीं मार दूंगा। लेकिन ये जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है, जब आप गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, वाह मैंने तो गाड़ी चलाना सीख लिया, तो ये जो आपका नेगेटिव था थॉट अब कहाँ चला गया। अभी हम लोग का क्या है, कहीं घूमने भी जाएंगे ना, छोटा बच्चों को देखिए, छोटा छोटा बच्चा 8 साल का 9 साल का, मम्मी बहुत स्ट्रेस में हूँ। अगर कहीं घूमने भी जाइए ना, मज़ा नहीं आया, बड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन था, खुद आप बोलेंगे अरे गए तो थे लेकिन जो मज़ा करना था वो हमने नहीं किया। मतलब आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज़ निकाल लेने होते हैं, आप डिफेंसिव एटीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। कहावत है ना, पहले अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, चलो ठीक था, पर यहाँ ना कर रहे हैं ना, उसके लिए भी एक एक्सक्यूज तैयार है। अरे इतनी गर्मी है, क्या सुनते हैं लोग, बिना मतलब का बोले जा रहा था, गर्मी से मर रहे थे। उसी में कुछ बच्चे हो सीखना चाह रहे थे, उन्होंने सीखा, अप्लाई करना है उनको। तो जो चीज़ें आपके अंदर मोटिवेशन आपकी है, यहाँ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे फील्ड का इसलिए थोड़ा बकबक करने में मज़ा आ रहा है। मोटिवेशन आपका है और आप किसी थर्ड पर्सन के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ना ही पड़ोसी के लिए कर रहे हैं, ना ही अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं। अब जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, और जिस दिन ये चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी आप एकदम कूल हो जाएंगे। ठीक है, अभी शायद कल एग्ज़ाम है ना बच्चों का, नीट का, सब डरे हुए हैं, आते हैं मैम रात भर नींद नहीं आ रही है। अरे साल भर तो पढ़ा नहीं यार, तो रात को नींद कहाँ से आएगी। पूरे साल तो आप लोगों ने फ्रेंड से बात करने में बिता दिया, कभी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, इसी पर याद आ गई, इंस्टाग्राम पे मेरे को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं कि मैं बहुत नेगेटिव चीज़ों को नहीं डालती हूँ, पॉजिटिव को डालती हूँ, बहुत सिंपल है, मेरा ओपिनियन है, जब चाहे डाले और मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए 2-3 चीज़ों का है। पहले आप बहुत स्ट्रेस फील करते हो तो कहीं भी बैठ के डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, सिंपल है ना, इसमें आपको कोई दिमाग खर्च नहीं करना है। वैसे तो मसल्स रिलैक्सेशन थेरेपी होता है जो 1 घंटे का होता है, जिसमें आपको इतना कूल करा दिया जाता है उस एटमॉस्फेयर में ले जाके जहाँ आप फील करते हैं कि दुनिया वाह क्या बात है, आज बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। लेकिन उतना करने का टाइम नहीं है, तो आप कभी भी स्ट्रेस फील करें तो 2 मिनट के लिए कहीं पर डीप ब्रीदिंग कर लें, हल्की म्यूजिक सुने और थोड़ा अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज का आप टहलना, योगा करना। वह योगा नहीं बोल रहे हैं कि आप सीधे रामदेव बाबा बन जाइए, मैंने नहीं कहा है ना। कल एक प्रोग्राम में मैं गई थी तो बता रहे थे कि एक बुजुर्ग हैं, वो योगा कर रहे थे। मैं उनसे पूछा क्या कर रहे हो, तो भाई योगा करते। वो आंख भी मटका रहे थे, बोले ये क्यों हो रहा है, बोला रामदेव बाबा भी करते हैं। तो वो करने के लिए नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब कि आप अपने लाइफ में एक्सरसाइज को, अपने लाइफ में टहलने को, अपने लाइफ में अच्छे दोस्तों को शामिल करा करें। और कोई भी तनाव हो तो आप अपने परिवार वाले से ज़रूर शेयर करा करें। कभी भी फेसबुक या गूगल पे आप सर्च ना करें। पता है कि नहीं आपको 95% बीमारियां ड्यू टू गूगल आ रही हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया, आप सर जानते हैं ना
कि हाइपोकॉन्ड्रिया एक बीमारी है जिसमें लगता है कि मुझे कैंसर हो गया मेरा। अभी यहाँ से कितने गए होंगे ना जिनकी हार्ट बीट बढ़े हुए, बाप रे कहीं मेरा हार्ट वार्ट तो नहीं कमज़ोर हो गया है, पल्स रेट मेरा, वो चेक करेंगे। जो कमज़ोर होंगे ना वो करेंगे। तो इसलिए गूगल पे आप लोग प्लीज़ डॉक्टर मत बनिएगा। एक चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि वो जब आप देखने लगेंगे तो सारी बीमारियां आपको लगेंगी कि आप ही की हैं। और आप खुद देखेंगे, जब भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे मैंने देखा था मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा था, पल्पिटेशन मेरा ज़्यादा था, पैनिक अटैक तो नहीं कर रहा है, और कहीं मेरे को कैंसर तो नहीं हो गया। हम बता रहे हैं आपको, हमने बहुत सारे हेल्थ इश्यू पे लिखा है, दोबारा नहीं देखती हूँ। टीवी चैनल में बोल देने के बाद दोबारा कौन देखने जाएगा यार, फिर वही बीमारी। तो कहने का मतलब है कि चीज़ों को प्रैक्टिकल अप्रोच को रखिए, बिना मतलब के अनकॉन्शियस चीज़ों को, बेकार की चीज़ों में अपने दिमाग को इन्वॉल्व मत कीजिए। बहुत सारे डिजीज़ हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी। नाम सुना है? नहीं सुना है? गुस्सा आता है आप लोगों को? तो सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट में एग्रेशन पे आपको कंट्रोल करना है। गुस्सा आता है, 2 चीज़ें कीजिए। एक तो आप लोग फास्ट फूड जो है ना अवॉइड कीजिए। लोग बोलता है कि आप 60 साल की हो गई, ब्यूटी पार्लर जाती हैं क्या? मैंने कहा नहीं, खाना अच्छा खाती हूँ। ठीक है, आप कितना भी कहीं भी चले जाओ, आपके खान पान अगर सही नहीं हो, आप कुछ भी कर लो, रोज ब्यूटी पार्लर में फेशियल करा लो, कुछ नहीं होगा। आप अंदर से कितने पॉजिटिव होते हो आपके चेहरे पे दिखता है। और एग्रेशन ऐसी चीज़ है ना कि जब आप एग्रेसिव होते हैं ना, तो आपको पता है या नहीं, आपकी भौवें जैसी तनती है ना, आपकी झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। आज के बाद से मत कीजिएगा, उम्र के पहले बूढ़े हो जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एग्रेशन को कम करने के लिए पहला तो सिचुएशन आपके अगेंस्ट में रहेगा। कोई भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो या हमारे मन लायक नहीं हो। गर्मी लग रही है क्या? बोर हो रहे हैं? बता देंगे भाई, बोर हो रहे हैं तो बता दें, क्योंकि मुझे बोलने की आदत है, पॉलिटिशियन फैमिली में रही हूँ, पॉलिटिक मेरी फैमिली का हिस्सा है, तो बकबक करने की भी आदत मैंने सुनी हुई है बचपन से। तो बोलना शुरू करने के बाद मन करता है, हालांकि मेरा प्रोफेशन नहीं है। जब मेरे क्लिनिक में आएंगे ना तो हम इतने अच्छे इंसान बन जाएंगे, जैसे बहुत गुड लिसनर हैं आए हुए हैं। कौन है भाई? बोर्डिंग कैनाल रोड में, गोरखनाथ लेन में। ठीक है, तो वहाँ पर जाके हम अपना प्रोफेशनल हो जाते हैं और भूल जाते हैं। मेरे घर वाले बोलते हैं अरे इतने बदतमीज मतलब इंसान ऐसे कैसे बैठ सकता है? मतलब प्रोफेशन है यार। जब प्रोफेशनल होते हैं तो हम बिल्कुल उसमें डूब जाते हैं। जो भी काम करें, एज ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट बन जाएं, एज ए फादर हैं तो फादर बने, बच्चे हैं तो बच्चे बने, जो भी बने तो बने। ठीक है, गुस्से की बात आ रही है तो डीप ब्रीदिंग कर लें, खान पान पे ध्यान दें, बाहर का खाना ना खाएं, और अपनी फीलिंग्स को अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हल्का म्यूजिक सुने, और बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट ना बने। लगता है बोर हो रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्या क्या मज़ा आता है आप लोगों के साथ? एक बार मेरा एक प्रोग्राम था 2006 में, इसमें सबसे पहले तो ये बाबू सभागार नहीं हुआ करता था, कृष्ण मेमोरियल हुआ था। इंजीनियरिंग स्टूडेंट ये लोग थे, बिलीव नहीं करेंगे, उसमें से 50 बच्चे हैं जिन्होंने आईटी भी निकाल लिया और आज मिलते भी हैं। तो अच्छा लगता है चीज़ों को अच्छा देखते हुए। हमारे सामने एग्जाम्पल निधि खुद ही है, हमको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चे मेरे बड़े हुए हैं जो कुछ ना कुछ किया लाइफ में। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जब आप लाइफ में कुछ करने जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे लोग आपके पैर खींचते हैं, लेकिन आप अगर स्ट्रांग होते हैं तो उन चीज़ों को आप बचा के चल जाते हैं। ठीक है, तो 2-3 चीज़ों को याद रखिए। जब स्ट्रेस हो तो कान में गाना लगा के मत सुनिएगा। पहली चीज़ आपने बताया इन लोगों को, कभी भी अपने कान में ईयरफोन लगा के मत किया कीजिए, जल्दी ही आप लोग मेंटल होने के लिए तैयार हो जाइए। आप लगाते हैं? क्वेश्चन बैठ जाइए, 2 मिनट की बात पूछिएगा आराम से, भारी मत पूछिएगा, बताने लायक समझ गए ना? तो कान में लगा के जनरली आप लोग सुनती हैं, मत सुना कीजिए। और हाँ, फेक बुक पे से अपने को बचा के रखिए।
लोग क्या कर रहे हैं, फेसबुक को मैंने फेक बुक का इस्तेमाल किया। अब हम मान लो यहाँ आए हैं तो जो गलत बोलेंगे उसको हम नहीं डालेंगे, हम बढ़िया फोटो आएगा उसको डालेंगे। आप सोचेंगे देखिए तो कितना अच्छा बोल के आई। तो चीज़ें जो है ना, जो दिखती है ना, वो सब फेक है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो। मेरे यहाँ एक मेड काम करने आती है, 2-3 दिन काम की तो उसने कहा कि मैडम मैं फ़ोटो ले लूँ आपका। बोले ये फ़ोटो लेगी? तो बोले कि मैं लूँगी तो आप देखते रह जाएंगे। क्यों, ऐसा क्या है? जब उसने इंस्टाग्राम पे अपना डांस दिखाया ना तो वाकई मैं उसके प्रणाम कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब ये सोचिए, आप सोचिए जिसको देख के आप परेशान हैं, जिसको देख के आप मोटिवेट हो रही हैं, उसका एजुकेशन क्या है? कुछ भी नहीं। और आप अपने आप को क्या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ज़िंदगी में 2 चीज़ें याद रखें अगर हमसे मिले हैं तो, आई एम द बेस्ट, मैं दुनिया में सबसे अच्छा अकेला हूँ। चाहे आपके हाइट नहीं हो, अरे हाइट नहीं है तो हील पहन लेंगे यार, कलर नहीं है थोड़ा अच्छा खा लेंगे, कलर भी आ जाएगा। सुंदर नहीं है तो सुंदरता कौन सा देखता है, कुछ बन जाएंगे, खुद ही सुंदर हो जाएंगे। तो बस इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। और शायद मुझे बैठना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस अगर पूछने हो तो। क्या निधि बैठ जाएं आप? चलो थैंक यू। वैसे अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत कोऑपरेटिव लग रहे हैं, रियली। हाँ, Thank you so much. Got some questions? लो बेटा, लो माइक। क्या मैम ये मेरा क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट अधिकतम ओवर थिंकिंग करते हैं तो वो ओवर थिंकिंग को कैसे कम किया जाए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग थॉट ऑब्सेशन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बैठ जाओ बेटा, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को कोविड के बाद हाथ धोने की आदत थी और वो 100 टाइम्स धोते थे। आप अपने घर में देखिएगा, कोई मदर हो या कोई हो, एक ही चीज़ को बार बार करती हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग। जैसे मेरा चश्मा रखा हुआ है, उसको अगर असेंडिंग डिसेंडिंग वाले हैं तो ऐसे रहेंगे। उसी तरह थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, बार बार नकारात्मक ही आते हैं, पॉजिटिव तो आते नहीं हैं। चूँकि आप जिन चीज़ों को बार बार सोचते हैं, जैसे पास्ट के बारे में, मैंने ऐसा किया, मान लो पास्ट में मैं फेल ही हो गई, ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि बार बार दिमाग में आती हैं। अब आपने पूछा कि थॉट ऑब्सेशन इज़ अ डिजीज़, एंजाइटी का एक प्रकार है, चिंता का रोग है, चिंता की परिधि में आता है। तो बेहतर होगा कि जब थॉट्स आते हैं तो कब आते हैं? आप सिनेमा हॉल में गए हैं कभी? सिनेमा देखा है कभी? सिनेमा पूरा देख लेते हैं, गाना वाना भी याद आ जाता होगा, क्योंकि सिर्फ आपका ध्यान सिनेमा में होता है। और जब आप खाली बैठते हैं तो आपका दिमाग उन्हीं नकारात्मक चीज़ों पे जाता है जो मेरे साथ पास्ट में हुआ, मेरी फ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, मेरे दोस्त ने सबके सामने मुझे जलील किया। जब भी आप ये सोचेंगे ना, तो आपको हमने शुरू में कहा कि जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो नेगेटिव हार्मोन्स निकलते हैं जो आपके ब्रेन के केमिकल को डाउन करते हैं, और फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, जो भी बीमारियां होती हैं ये हो जाती हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, सबसे पहले खुद को बिजी करिए, टाइम मैनेजमेंट को अपने लाइफ का हिस्सा बनाइए, सोने और उठने का जगह जो है आपका फिनिश कीजिए। रात को सोने के पहले अपने मोबाइल महाराज को साइड कर दीजिए। आप लोग से पूछा जाता है बेटा मोबाइल हटाया, सर मैडम मेरे सिर के पास रहता है। अबे तो सिर के पास तो तेरा टिक टिक करता ही रहेगा ना, तो हटा दो ना। अगर सच में आप अच्छी नींद लेना चाहते हो तो मोबाइल को आप 8 बजे या 9 बजे, क्या होगा, कोई मोदी जी आपको थोड़ी फ़ोन करने वाले हैं, क्या ही होगा, घर में और लोग भी तो हैं। बात यह है कि आप अपनी आदत को जब तक चेंज नहीं करेंगे, थॉट्स आते रहेंगे। और एक बहुत, हम ही अगर सोचने लगे पास्ट का तो बहुत सारे पास्ट की चीज़ें आएंगी, और ये बहुत कॉमन बीमारी है। 99.1% को थॉट्स आते हैं, ठीक है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, खुद को बिजी करना है, लाइफस्टाइल को बदलना है, टाइम मैनेजमेंट, अपने पढ़ने, सोने, खाने, दोस्तों से मिलना है। दोस्त से कम मिलते हैं क्या? कम दोस्त हैं, बढ़ाइए, ठीक है। दोस्त की मंडली थॉट ऑब्सेशन, एंजाइटी को कम करने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है, ठीक है। और कुछ, और किन्हीं को कुछ पूछना है?
आपको कुछ पूछना है? नहीं, लड़कियों की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं, बड़ी शर्म की बात है यार। लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं, गुड। उनके पास प्रॉब्लम्स भी होते हैं ना, तो लड़कों की तरह रोती नहीं है, सॉल्व करती हैं, राइट। लेकिन होता है यार, बहुत होता है, प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं, ह्यूमन बीइंग है। तो अब लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है। All right, thank you, ma'am. All right, class, we all thank you, ma'am and sir, that you guided us pretty well. I expect you to escort ma'am to director sir's cabin. Meanwhile, sir will be giving some demo. Ma'am, please. Thank you so much, everyone. और मैं थोड़ा मैम से आग्रह करूंगा, डॉक्टर विंदा सिंह मैम से, कि डॉक्टर आलोक चंद्रा को प्लीज़, रिसोर्स पर्सन को प्लीज़ फैसिलिटेट करें। इतनी अच्छी लाइफ सेविंग जानकारी दी है, और सभी लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। Thank you so much, Dr. Alok, for being so helpful and resourceful. I would like to invite Kumar Abhijit also, CEO of Hospital Care. Kumar Abhijit. Kumar Abhijit. He's the CEO of Hospital Care. Ma'am, I would like to invite him on the stage for facilitation. Kumar Abhijit, the CEO of Hospital Care. And I request Vinda ma'am, Dr. Vinda, to please facilitate him by presenting memento and certificate. Kumar Abhijit is the CEO of Hospital Care. As I have mentioned, Hospital Care is a globally recognized name in the healthcare industry with a strong presence across multiple countries. It specializes in healthcare, critical care and diagnostic, offering a worldwide of over 15,000 highly qualified medical products. Thank you so much, ma'am. ये मैम को देना है ना, डॉक्टर। मैं आग्रह करना चाहूँगी नीरज सर से और आलोक सर से कि वो बिंदा मैम को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। पूरे सिमज परिवार की तरफ से मैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। वेरी थैंकफुल मैम। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी बिंदा मैम से और आलोक सर से और हमारे फिजियो वार्ड फाउंडेशन के डायरेक्टर एंड फाउंडर डॉक्टर ऋतिक मिश्रा जी, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। एंड सीमेज कॉलेज के डीन नीरज पोद्दार सर का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इस इतने अच्छे तरीके से हमारे इवेंट को इतने शानदार तरीके से चैनलाइज किया है। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट नीरज सर एंड सीमेज के सारे स्टूडेंट्स जो एकदम रॉकिंग है। आपके सारे प्रोफाइल्स हम लोग इंस्टाग्राम्स पे भी देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स कितने एक्टिवली आप लोग हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अभी इवेंट ख़त्म नहीं हुआ है, आप लोग चाहे तो सर से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। डॉक्टर आलोक इज स्टिल विद अस, और ये थोड़ा हमें प्रैक्टिकल करके हम चाहेंगे कि कुछ बच्चे इसको समझें भी, सीखें भी प्रैक्टिकली, सम ऑफ द स्टूडेंट्स। But before that, an important announcement. The students, those who have come here from second shift, your classes will be conducted as usual. सारी classes as usual चलेंगी जो second shift के students आ गए हैं. So once it is done, you will be going back to your class and you will be attending your rest of the classes. जो morning shift के students हैं जिनकी class time over हो चुकी है, after this event you can go back home. But symbolically I would like to invite 1 or 2 persons last 2-3 minutes. और मैं बुलाना चाहूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और थोड़ा 1-2 स्टूडेंट्स को आप थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं। सो 1 or 2 स्टूडेंट्स, ओनली 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल विल बी बेटर। I think just now you have announced for the second shift student, a lot of students faces like okay, anyway, जो फर्स्ट शिफ्ट में थे उनके लिए अच्छा हुआ, क्लासेस भी नहीं हुई, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हुआ, क्लासेस पूरी हुआ। ओके, ठीक है। एज पर रिक्वेस्टेड बाय सर, आई वांटेड एटलीस्ट 1 or 2 स्टूडेंट्स, जस्ट यू वॉट एवर वी हैव taught you, just you start giving or doing the CPR. If you are making any mistakes like a live session, what we will do, we can assist you. Okay.
what you have to do? So first of all you have to make it like this. Okay, now this is a person is like unconscious. How you will tap it? हेलो 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 ऐसे मारेंगे तो ये बंदा इधर चला जाएगा, ऐसे नहीं. ओके, दोनों हैंड पे यहाँ देना है, दोनों हैंड पे. हाँ, यस. हेलो हेलो उसको बोलना है आर यू ओके, आर यू ओके. आर यू ओके? आर यू ओके? ये सी, लिसन, for coming to the stage is for this you should have a lot of courage, you know. So always respect that courage. Don't make, because sometimes what will happen, you may not have that courage, otherwise you could have been here. आप यहाँ पे नहीं हो, इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है कि आपके अंदर वो अभी करेज नहीं है, हेजिटेशन है. सो जो पर्सन यहाँ है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए आपको. यू शुड नॉट मेक द लाफ ओनली. ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं. ओके, नेक्स्ट आप क्या करेंगे? हो गया. नेक्स्ट आपको फील करना है उसमें ब्रीदिंग है या नहीं है. ओके, तो आप उसको सपोज पर्सन को आप उसको ब्रीथ कैसे है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे. हाँ, और उसको ईयर से टच करेंगे. ओके, नेक्स्ट आप क्या करेंगे? उसका कैरोटिड पल्स. हाँ, वो भी आपने चेक किया. कैरोटिड पल्स को कैसे करेंगे? हाँ, सेंटर से टू फिंगर ऐसे नहीं, ऐसे. हैंड रिमूव, हैंड रिमूव योर हैंड. हाँ, यस, लाइक दिस वे. ओके, देन आपको उसको फील करना है, यानी ये सेंटर है, यहाँ से टू फिंगर यहाँ पे आपको फील करना है. ठीक है, अब ये हो गया. नेक्स्ट यू लिस्ट, अब आपको कॉल करना है. कॉल करने के लिए आप क्या करेंगे? या क्या कि डॉक्टर को बुलाओ या फिर इमरजेंसी है. तो क्या बोलना है? आप सपोज वेर में इकट्ठे हैं तो आपको किसी को भी इशारा करना है कि हे कम हियर, कॉल फॉर द डॉक्टर. और आप उसका नाम जानते हैं तो उसका नाम लेकर उसको बुलाना है और उनको बोलना है कि प्लीज़ कॉल टू द इमरजेंसी टीम और डॉक्टर. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है? अब आपको स्टार्ट करना है सीपीआर. सीपीआर के लिए स्टार्ट करने के लिए आप पोजीशन लीजिए. आप एक काम कर सकते हैं, डेमो आपको देना है. आप आ जाओ, आप नीज पे बैठ जाओ और इसको डाउन पे रखो. हाँ, सामने रखो पोजीशन पे, ऐसे नहीं. यस, नाउ. हाँ, अब आपको नहीं, पहले से इंटरलॉक नहीं करना है. पहला राइट हैंड डालिए. आपका डोमिनेंट हैंड कौन सा है? आप लेफ्टी हो. वेरी नाइस. चलो अब इंटरलॉक करो. वेट, और अपना ये पोर्शन को अपलिफ्ट करो. यस, अब आपका जैसे ही आप इसको अपलिफ्ट करोगे आपका हैंड स्ट्रेट हो जाएगा. अगर आप इसको डाउन करो, आप ये जो डाउन रहोगे तो आपका हैंड्स कभी भी मुड़ सकता है. तो आपको क्या करना है? अपने लिफ्ट को अप करना है और ये स्ट्रेट हुआ. और आपको क्या करना है? अब आपको कंप्रेशन देना है. कंप्रेशन दीजिए. तो कंप्रेशन देते नहीं है, पूरा हैंड नहीं छोड़ना है, हाथ कभी भी हटाना नहीं है, सिर्फ उसको रिलीज करना है. रिलीज करने का मतलब समझते हैं? बॉडी में टच होना चाहिए, लेकिन उसमें जो आपने प्रेशर दिया उस प्रेशर को रिलीज करना है. ये नहीं कि उसमें प्रेस करके हाथ ही हटा. तो वापस से जब आप हाथ डालेंगे बाय द टाइम 2 सेकंड निकल जाएगा. फिर आपका क्या होगा? सीपीआर वो वर्किंग आउट नहीं होगा. तो आपको क्या करना है? हैंड रिलीज नहीं करना है, हैंड उसके ऊपर रखना है, प्रेशर रिलीज करना है आपको. करेक्ट, कंटिन्यू. ठीक है, और उसको स्टार्ट करना है. 1 दीजिए. 1 सेकंड में 2 बार होना चाहिए. ओके, काउंट कीजिए. आपको काउंट भी करना है लाउडली ऑलवेज, बिकॉज आपको किसी और को नहीं सुनाना है, खुद को सुनना है. तो आप मन में कर रहे हो, नहीं पता चल रहा है. आपको लाउडली काउंट भी करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 28 30. 30 में कंप्रेशन रिमूव करना है और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है. जैसे ही 2 रेस्पिरेशन हुआ वापस से फिर से करना है. कंटिन्यू कीजिए. एक बार काउंट कीजिए. और हमेशा क्या बोला था मैंने? जब आप कंप्रेशन दे रहे हैं तो उसका जो डेप्थ कितना होना चाहिए? 2 से 4 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. आपका बहुत ज़्यादा जाएगा. ठीक है, वो ज़्यादा अगर नहीं जाना चाहिए. ओके, कंटिन्यू. ये इसको बोलते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस. हाँ, यो मैं तो बोल करके चला गया हूँ, नथिंग विल हैपन. आप खुद से करोगे देन इट विल बी वर्कआउट. ठीक है, आपको 30 टाइम्स देना है. काउंट कीजिए. 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. नाउ ब्रीथ। ब्रीथ करने के लिए क्या करना है? नोज नहीं बंद करो अभी आप, पहले उसको क्या करना है, उसके हेड को टिल करना है, चिन को लिफ्ट करना है और इसमें माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देने के बाद वापस से क्या करना है, कंटिन्यू कंप्रेशन देना है। ये कितने देर करना है आपको? 2 साइकिल देना है, ठीक है। 2 साइकिल देने का मतलब कितना हो गया? 60 दे दिया आपने। उसके बाद वापस से आपको क्या करना है, चेक करना है इसके कैरोटिड पल्स को, वापस से चेक करना है। आपने वापस से चेक किया, पल्स नहीं आ रही, वापस से कंटिन्यू करते जाइए, ठीक है। फिर उसका जब भी आप ब्रीदिंग दे रहे हैं तो आपको उसको पालपेट को भी चेक करना है, लंग्स का, ओके। फिर आप बाय द टाइम जो मेडिकल टीम अराइव हो गई, कभी कभी आपको सॉरी सर, यस ऑलरेडी आई टोल्ड यू। सो अभी आपको क्या करना है, वो देने के बाद चेक करना है। और बाय द टाइम आप अगर टायर्ड हो रहे हैं तो आपको भीड़ में से या कोई somebody इज देयर हु इज ऑलरेडी ट्रेन्ड ऑल द सेम लाइक यू फॉर CPR, उनको बुलाना है, ताकि वो क्या करेंगे, आप इंटरचेंज कर सकते हो। अभी आप उनको बोलो आप रेस्पिरेशन दो और आप कंप्रेशन दो। जैसे ही 2-3 साइकिल होने के बाद आपको लग रहा है कि मेरे अंदर टायर्ड हो गए, ज़्यादा थक रहे हैं, बिकॉज CPR इज़ नॉट ए ईजी। आप जब कंप्लीटली CPR देना करोगे 2 से 3 मिनट में आप थकेंगे, तो आपको क्या करना है, उनसे तुरंत शिफ्ट करना है और उनको बोलो आप कंप्रेशन नहीं और आप रेस्पिरेशन दो। बाय द टाइम जैसे ही मेडिकल टीम आ जाए, देन यू हैव टू हैंड ओवर टू द मेडिकल टीम, ठीक है, ओके। और कुछ अच्छा लगा सेशन देने में? Thank you. Thank you, Dr. Alok. And now I'd like to invite Kumar Abhijit, CEO of Hospital Care, to you're there, sir. Thank you so much, sir, and thank you so much for supplying all the goods and all the tools and all. And I request you to please address the students. The final concluding remark. Thank you. One thing I mentioned to you, sir. Thank you very much to everyone. One thing I mentioned to you, कि CPR is a very basic life supporting elements, so you can save the life. And these things is knowing every adolescents, every school going, college going, boys and girls is knowing. Yes, these CPR systems to save a life. Whatever is going on, when the person is felt on गिर गया रोड पर, so you are the front person to save these lives. हार्ट चौक कर गया, माइकोकार्डियल इंफार्क्ट हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया पेशेंट का, and the pure blood is not goes to the mind, and mind 2 to 3 minutes is the death. So first try your best given the effort to save this life. So everyone is knowing the CPR, everyone is knowing, okay. And thank you very much for this foundation. This foundation is create this type of the awareness program to every adolescents. This is really well appreciable programs. I request to you, this society, this foundations, to these types of the program to continue run. Sir, in fact, I request you, those are the like the roadside traffic police is also involved with the public sector, sir. He is also the primary doctors, primary treatment, to contact the emergencies department, providing the CPR, these types of things. Thank you very much. Thank you very much to all of you. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you so much. Please. And with this, we conclude this event. I request guests to please take them downstairs. Jitendra, please take the doctors downstairs. Students will remain sitting, and rest of the classes will be conducted. Morning shift can go back home. Thank you so much, everyone. I hope it was a very fruitful session. Remain sitting. Remain sitting. The girls will be going from this side, followed by the boys. All the girls, please move. Thank you, everyone.